अस्सलामुअलैकुम। तो ये क्लास 8 हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका ये पार्ट 2 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे थे, मराठों से लड़ाई से स्टार्ट करते हैं इसको। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर-चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग-अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सलवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इनका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको याद करना कि पहला युद्ध 1782 में सलवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। और दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और आखिर में अंततः 1817-19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पहला युद्ध 1782 जो सलवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। एक बार फिर से ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, लॉर्ड हेस्टिंग जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। यह है लॉर्ड हेस्टिंग।
जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे थे, और इन्हीं के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने एक प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये है कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति। एक बार फिर से इसको पढ़िए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि आपको याद हो जाए। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर मतलब फिलहाल कर्नाटक में के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, और उन्हें गिरफ्तार कब किया गया? 1824 में, और उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई 1829 में। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका ही दिया। वैसे प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1829 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलय नीति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। विलय नीति, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे क्या नाम दिया गया? विलय नीति नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यहाँ पे ऐसे एक बार फिर से इसको पढ़िए। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे क्या नाम दिया गया? विलय नीति।
और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। और इसी सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गईं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी विलय नीति, जो आपको याद रखनी है। सतारा कब? 1848 में। संबलपुर कब? 1850 में। उदयपुर 1852 में। नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। अच्छा, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय जनाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अच्छा, ये है संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। गतिविधि है, कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? अच्छा, एक बार यहाँ पे इसको देख ले हम। यहाँ पे इसको हम नहीं देखे थे, वैसे इसको देख लेते हैं सही से। कन्फेडरेसी मतलब होता है गठबंधन, और यहाँ पे गतिविधि भी यहाँ पे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। ठीक है, ये आपने समझ लिया विलय नीति क्या होती है। अच्छा, एक बार इसको फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको फिर से समझ में आ जाए अच्छा से। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अगर आप मान लीजिए वो आप सतारा के शासक हैं। आप सतारा के शासक हैं और आपका कोई पुरुष वारिस नहीं, मतलब आपका कोई बेटा नहीं है। आपका कोई बेटा नहीं है और आपके बाद अगर आपका कोई बेटा नहीं है तो आपका बेटा जब नहीं है तो वो जो आप सतारा पे शासन कर रहे हैं, तो वो जो भूभाग है वो अंग्रेजों के कब्जा में आ जाएगा। समझे? यही है विलय नीति। मतलब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है और आपका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे ये है भारत 1797 में। ये जो है ना, ये जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिश शासन का जो क्षेत्र है ना, और ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब अभी यहाँ पे ब्रिटिश जो है ना कब्जा नहीं किए हैं। और देखिए 1840 में यहाँ तक, देख रहे हैं कहाँ तक इन्होंने कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। और 1857 में इतना एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया था। हाँ, भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है, ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे, है ना। मतलब अब का नक्शा, अभी का नक्शा और फिर इस नक्शे, है ना, मतलब पहले के नक्शा से आप कंपेयर करें और देखें कि कौन कौन सी ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र हैं जिन पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं कर पाए थे, है ना। यहाँ पे आते हैं।
अगले यहाँ पर, हाँ, इसे देखते हैं। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी, है ना। वैरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। उस समय कितनी प्रेसिडेंसी थी? अ, अ, प्रे सॉरी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वैरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। अच्छा, 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। कब से? 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था याद रखें, न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। कौन कौन सी अदालतें? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। और 1772 से, है ना, एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला के कलेक्टर होते थे। दीवानी अदालत दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं। क्या 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 क्या, यहाँ पे देखिए। फौजदारी अदालतें अभी भी फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। देखिए, फौजदारी अदालत काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत में तो थी, लेकिन वे जो है ना, कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यहाँ पे देखिए, काजी क्या होता है, एक बार यहाँ पे आप देख लें। एक न्यायाधीश। मुफ्ती, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है ना। महाभियोग। अब जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। इसे ही कहते हैं महाभियोग। देखिए, वैरेन हेस्टिंग पर मुकदमा। आर जी पॉलर्ड द्वारा चित्रित 1789। जब वैरेन हेस्टिंग 1750 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब ये खत्म ही होने वाली है, थोड़ी सी और है, यहाँ पर देखते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसने 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 किया? एन बी हाल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है? कलकत्ता में अपीलीय अदालत, कौन कौन? सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई।
और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत एक नया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद ही कर लीजिए। ये जो चीज़ ये जो चीज़ है रेगुलेटिंग एक्ट वाली, ये 1773 है ना। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होते थे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारतीय जिले में कौन सबसे बड़ा ओहदा होते थे, तो कौन? कलेक्टर होता था। तो भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा अ, अ, ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा, कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स इकट्ठा करना था, करना सॉरी, तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर कलेक्टरेट कलेक्टरेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को अ, हाशिए पर ढकेल दिया। यहाँ पे देखिए, कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार मतलब घोड़े पर चलने वाले, प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते थे। अंग्रेज अपनी सेना के सिपाही मतलब जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, उसे आर्मी है ना। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी-कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर लेते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ छोड़ दिए हैं, ये वाला, इसको इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको स्रोत 5, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वैरेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्के ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था। मैं उनके मतलब हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके
साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर ना महाभियोग चला रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे धर्मशास्त्र का मतलब देखिए, संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, घुड़सवार है ना, सवार मतलब घुड़सवार। मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, उसे कहते हैं मस्केट। पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक मस्केट कहलाती है। मैच लॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। मैच लॉक मतलब शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। ये तो हम ऐसे देख चुके हैं। नहीं, इसको हम कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, यहाँ तक। इसको देखते हैं। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकला है ना, मतलब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आखिर है क्या, इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या है? देखिए, निष्कर्ष क्या है। इसको ऐसे, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। देखें, आए थे करने व्यापार, लेकिन इन्होंने तो इन पे शासन ही करने लगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अन्यत्र दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1854 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। माफ कीजिएगा, और मेरी बहन है, मतलब हल्ला कर रही थी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर देखें, 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। अच्छा, रुकिए, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। कब? 17वीं सदी में। और कौन पहुंचे? डच व्यापारी। कहाँ पहुंचे? अफ्रीका। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। नाइजल वाल्डेन द्वारा लिखित द चेनस, कथी के पढ़ावी तनी रुक ना थोड़ा देर। द चेनस डेट बाइंड अस, ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट डेट, 1996। ठीक है, अब हम आपको कुछ सवाल देते हैं बनाने के लिए। माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा हल्ला चिल्ला हो रही है इसके लिए। ठीक है, रुकिए थोड़ा। हम आपको कुछ सवाल देते हैं होमवर्क, जो कि आपको कमेंट करना है। ठीक, तो अब आपको कमेंट करना है, जो कि हम आपको सवाल दे रहे हैं कुछ,
है ना। सवाल ये है, आपका सवाल क्या है? अरे भाई, आपका सवाल ये है कि सतारा विलय नीति के तहत कब अंग्रेजों के कब्जा में आ गए, है ना। और वैसे ही झांसी कब, और फिर विलय नीति जो है, विलय नीति जो है, विलय नीति जो है ये विलय नीति जो है ये किस गवर्नर जनरल के शासन काल में चली? किस गवर्नर किस गवर्नर जनरल जनरल के शासन काल में चली? के शासन काल में चली, ये आपको कमेंट करनी है। हाँ, हम माफ़ी चाहते हैं, वो थोड़ा बीच में हल्ला होने लगा, इसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना उसके लिए। ठीक है, अब यहीं तक रहने देते हैं और आपका ये दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया, है ना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।